شہریت ترمیم بل کے خلاف اپوزیشن پارٹیوں کی بیان بازی جاری ہے۔ یہ بل پیر کے روز لوک سبھا میں پیش کی جائے گی۔ دوسری جانب اس بل کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن ایک آواز میں اس بل کو غیر آئینی قرار دے رہا ہے۔ شہریت ترمیمی بل 2019 کو اپوزیشن جماعتیں غیر آئینی قرار دے رہی ہیں۔ اس معاملے میں انڈین یونین مسلم لیگ نے پارلیمنٹ میں تحریک التوا کا نوٹس دیا ہے۔ Actually, it's a very serious thing is going to happen here because this citizen amendment bill is really anti-constitutional because it's what is called religious biased like that, except Muslim community, all there can be given some consideration that. किसी का अगेंस्ट नहीं है, ये अगेंस्ट है मुस्लिम कम्युनिस्ट को दूंगा नहीं। कैसे ये अगेंस्ट नहीं होगा? वो वर्ड भी ठीक नहीं, वो एक कम्युनिटी को दूंगा नहीं, कई और को देंगे, ये वर्ड भी अच्छा नहीं। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। यहाँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने शहरियत तरमीमी बिल 2019 के खिलाफ एहतजाज किया और बिल को वापस लेने का मुतालबा किया। जो बिल की लैंग्वेज है, क्या वो लैंग्वेज को पढ़ें या अमित शाह की आवाज़ सुने? पूरी लैंग्वेज में लिखा है कि मुसलमान का नाम मेंशन किए, बाकी तमाम कम्युनिटीज़ के, और खाली आप बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों कह रहे हैं? नेबरहुड में तो श्रीलंका भी है, नेबरहुड में तो म्यांमार भी है, नेबरहुड में तो नेपाल भी है, और परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ तो वहाँ भी रहती हैं। परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ तो म्यांमार में मुसलमान भी हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटी तो हिंदू भी हैं श्रीलंका में। कैसे अमित शाह की बात को मान लें? हमारी ये इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की ज़रूरत नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमारे लिए बहुत काफ़ी है। रिफ्यूजी के स्टेटस, जिसे वो शरणार्थी कह रहे हैं, उसे इलीगल माइग्रेंट या सिटीजनशिप से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश को जो आज़ादी थी वो आज़ादी बर्बाद हो जाएगी। ये जो नागरिकता संशोधन बिल है वो एक मामूली चीज़ नहीं है, ये तमाम देशवासियों को समझना है। ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और जिन लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, ये उनके खिलाफ एक बिल लेकर आना है। ये लोकतंत्र के खिलाफ बिल है। आप सोचिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ, मतलब सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ये भाजपा सरकार इतना गिर चुकी है कि यहाँ पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट ला रही है। हालांकि इस मामले में मरकज की दलील है कि इस बिल को एनआरसी से जोड़कर न देखा जाए और न ही इस पर सियासत की जानी चाहिए। सिटीजनशिप बिल है, उसको एनआरसी के साथ न जोड़ा जाए। बहुत सी इसको लेकर के अफवाहें और गलतफहमियां और भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। एनआरसी और सिटीजनशिप बिल बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। शहरियत तरमीमी बिल को लेकर सरकार की अपनी दलीलें हैं तो हिज़्ब इख्तिलाफ और मुसलमानों की अपने एतराज़ हैं। ऐसे में सोमवार को ये बिल संसद में यानी पार्लियामेंट में आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार मजहब की बुनियाद पर जिस तरह का ये बिल ला रही है, उस पर जिस तरह के एतराज़ हो रहे हैं, क्या सरकार हिज़्ब इख्तिलाफ के एतराज़ात को सुनेगी? कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शहरियत तरमीम बिल के खिलाफ शुमाल मशरक़ी रियासतों में एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। त्रिपुरा में इंडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने खामितिंग बॉडी इलाके में हाईवे और रेल ट्रैक को ब्लॉक किया। INPT की एक रोज़ा बंद की कॉल से सड़क और रेल खिदमात मुतासिर हुए हैं। असलहा जब्ती के मामले में जमानत पर रिहाई पाने वाले नांदेड़ के मोहम्मद इरफान को एक मरतबा फिर से हिरासत में ले लिया गया है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने इरफान को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और वहां से उसकी दरख्वास्त जमानत मनसूख करवाई गई, जिसकी वजह से फिर से मोहम्मद इरफान को हिरासत में भेज दिया गया। चंद रोज कबल इरफान जब अपने मकान पर था तो तफ्तीशी अफसरान उसके घर पहुंचे, पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गए और फिर उसे हिरासत में ले लिया। इरफान के साथ पेश आए हालात को जांच एजेंसी NIA के दोहरे और सोतेले मयार के तौर पर देखा जा रहा है। NIA ने इरफान की जमानत को खारिज करवाने के लिए उसे उसके वकील को बिना कोई इत्तला दिए
खामोशी के साथ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। दरख्वास्त जमानत मनसूख होने पर इरफान के घर वाले शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। मोहम्मद इरफान के अलावा दीगर 3 नौजवानों को असलहा जब्ती केस में गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों में हज 2020 के लिए कम दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी का मुतालबा किया जा रहा था, जिसके बाद मरकजी हज कमेटी ने मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से मशवरे के बाद आखिरी तारीख में तौसी का ऐलान किया है। अब सफ़र हज के ख्वाहिशमंद अफराद 17 दिसंबर तक फॉर्म दाखिल कर पाएंगे। आज 5 दिसंबर हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, लेकिन मरकजी हज कमेटी की मीटिंग के बाद जो है इस तारीख में मजीद इजाफा किया गया। हमारे साथ जिना शेख साहब हैं, इनसे मालूम करते हैं कि कितने दिन का इजाफा किया गया है और दरख्वास्त फॉर्म जो है वो कितने मौसूल हुए हैं आपको। अभी तक हमारे 2,05,000 फॉर्म आ चुके हैं और हमारे पूरे स्टेट्स के हज कमेटी के चेयरमैन ने रिक्वेस्ट किया है हमें कि कुछ पासपोर्ट का उनको जो देरी से मिल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें एक्सटेंशन होना चाहिए। ये रिपोर्ट हम लोगों ने मिनिस्टर साहब से, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से कहा और माइनॉरिटी मिनिस्टर के अप्रूवल के थ्रू हमें आज 12 दिन का एक्सटेंशन और मिला गया है। 2 दिसंबर 17 तारीख की लास्ट डेट होएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात ही बताइए कि कितना ज़्यादा चांसेस है आपको जो है वो मज़ीद फॉर्म आने का, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म हुए थे, अभी तक आपको जो है 2 लाख फॉर्म जमा हो पाए हैं, 2,05,000। मज़ीद आपने डेट बढ़ाई है, कितने फॉर्म मज़ीद आ सकते हैं आपको अंदाज़ा है? अभी एज पर कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि 12 दिन में करीबन 50,000 से ऊपर फॉर्म आने वाले हैं। और अभी तक फॉर्म जो भाइयों ने भरा है, भाई बहनों ने, तो जो 100% जो हज को जाना चाहते हैं उन्होंने फॉर्म भरा है। लास्ट ईयर 2,62,000 फॉर्म आए थे, उसमें ने कुछ जाने के लिए फॉर्म भरा था, कोई किसी ने न जाने के लिए फॉर्म भरा था। ये टाइम तो इंशाल्लाह 100% जो फॉर्म भरा है कि हज पर जाने वाले उन्होंने फॉर्म भरा। मरकजी हज कमेटी ने जो है वो आज़मीन हज को सहूलत देते हुए मजीद 12 दिन का एक्सटेंशन दिया है, यानी कि 12 दिन का इजाफा किया है। अब आज़मीन हज जो है वो 17 दिसंबर तक जो है वो हज फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रज़ा एकेडमी और उलमाए किराम के एक वफ़द ने मुंबई में नॉर्वे को काउंसिल जनरल से मुलाकात करते हुए नॉर्वे में कुरान की बेहुरमती के मुतल्लिक़ हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में पैदा होने वाली नाराज़गी से वाकिफ़ करवाया। वफ़द ने नॉर्वे के काउंसिल खाने के तौसत से वज़ीर-ए-आज़म नॉर्वे एर्ना सोलबर्ग के नाम मकतूब रवाना करते हुए बेहुरमती करने वाले अफराद और तंजीम पर सख्त कार्रवाई करने और पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। हम लोगों ने जो कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती नॉर्वे हुकूमत में वहाँ हुई, वहाँ जो कुछ दहशतगर्द तंजीम ने कुरान मुक़द्दस को आग लगाने की कोशिश की, इस सिलसिले में जब से ये वाक़या हुआ हम लोग एहतजाज तो करते रहे। हमने मीनारा मस्जिद में भी किया जलसा, हमने कॉन्फ्रेंस भी किया। तो उस सिलसिले में हमने जो है नॉर्वे की कौंसलेट से हमने टाइम लिया था मिलने के लिए, इसलिए कि हम अपना एहतजाज दर्ज कराएं। तो उन्होंने हमको टाइम दिया, हम जाके मिले। जनाब सईद नूरी साहब जो रज़ा एकेडमी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी क़यादत में 5 लोग हम लोग जाके कल मुलाकात की हमने, और उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट किया, बहुत अच्छे से गुफ्तगू की हमसे। हमारा डिमांड ये था कि आपकी हुकूमत में जो आपके मुल्क में कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती हुई है, उस जो है दहशतगर्द तंजीम में पाबंदी लगाई जाए और उन पर जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। और हमारा जो पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का कुरान पर ईमान व अक़ीदा है, और सब कुछ आदमी मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है। कुरान की बेहुरमती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। शक्ति ताजगी से भरपूर अंगूरी 9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. अब भारत का नंबर 1 दे एक विजिट में गोल्ड लोन सिर्फ 1% ब्याज दर पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के उर्दू तलबा कमलनाथ हुकूमत की वादा खिलाफी से सख्त परेशान है। सूबे में 1 अप्रैल से तालीमी साल का आगाज हुआ था, लेकिन उर्दू तलबा को अभी तक हुकूमत की जानिब से किताबें फराहम नहीं की जा सकी है। पेश है खास रिपोर्ट। – 2018 में जब मध्य प्रदेश में हुकूमत की तब्दीली हुई तो उर्दू तलबा को ये उम्मीद थी कि अब इनके अच्छे दिन आएंगे। किताबों की वक्त पर अदम दस्तयाबी का मामला न सिर्फ हल होगा बल्कि तालीमी साल का आगाज होने के साथ दूसरे मज़ामीन के साथ इन्हें उर्दू की किताबें भी बाजार में दस्तयाब होंगी। लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद ऐसा कुछ नहीं हो सका। 1 अप्रैल से सूबे में नए तालीमी साल का आगाज हुआ तो बाजार में दूसरे मज़ामीन की किताबें तो दस्तयाब थीं, लेकिन उर्दू तलबा को मायूसी का शिकार होना पड़ा। न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से जब माह अगस्त में खबर दिखाई गई तो 9वीं जमात तक के तलबा को सितंबर में किताबें दस्तयाब कराई गईं, लेकिन 11वीं और 12वीं जमात के तलबा अब भी उर्दू की किताबों से महरूम हैं। हमारे स्कूल में किताब नहीं आ रही हैं 2 सालों से, और जो पुरानी बुकें हम उनसे पढ़ रहे हैं। मुख्तसर 2-3 बुकें हैं वो भी फटी चिट्टी हैं, उनसे फ़ोटो कॉपी करवा के पढ़ लेते हैं, जैसे तैसे स्कूल वाले पढ़ा देते हैं। तो हमें, और फिर अभी 6 महीने बाद हमारे 2-3 महीने बाद पेपर आने वाले फाइनल, उसमें हमें परेशानी चली आएगी। दरअसल सरकार से गुजारिश है कि स्कूल में उर्दू की बुक आ नहीं रही है। बुक आएगी नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी? तो परसेंटेज वगैरह की तो बहुत दूर की बात है। फिर बुक जारी करवाइए हमारे लिए, जल्द से जल्द उर्दू की बुक अवेलेबल करवाइए प्लीज़। सर, जिस तरह से सारी बुकें हमारे स्कूल में और मार्केट में मिल जाती हैं हर सब्जेक्ट की, ऐसे सर उर्दू की बुक मिलती है लेकिन बहुत लेट आती है। इसलिए सर हम उर्दू में बहुत कमज़ोर हैं और हमारे स्कूल में कोई उर्दू इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाता, और ज़्यादातर बच्चों की उर्दू बहुत कमज़ोर है सर, और बुकें तो मतलब आती नहीं है, बहुत लेट मिलती हैं। बाजार में उर्दू की किताबें नहीं होने से जहां स्कूलों में असातिज़ा कहीं कहीं हिंदी किताबों से उर्दू में तर्जुमा करके पढ़ाने को मजबूर हैं, तो कहीं पुरानी किताबों की मदद से तलबा के निसाब को मुकम्मल कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तलबा और इनके स्कूलों के जिम्मेदारों ने इस सिलसिले में मकामी MLA और वज़ीर तालीम से भी मुलाकात की, लेकिन नतीजा अभी तक 0 है। तब जो दर्द हमारा पहले था वही दर्द आज भी है। हुकूमत बदल गई लेकिन आज भी हमारा दर्द वही है। ना तालीमी एतबार से बच्चों को कोई फ़ायदा हुआ। 9-10 के बच्चों को जो दीगर सब्जेक्ट की बुक्स 1.5-2 महीने हमारे मदारस को तलबा को लेट मिली, देर से मिली, और उर्दू सब्जेक्ट की किताब जो है उर्दू विषय की किताब 9th और 10th में 5 महीने लेट मिली, और 11th और 12th की किताब आज तक मार्केट में नहीं आई है उर्दू की। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अधिकारी इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रहा है, बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये अभी मंत्री के भी संज्ञान में ये बात लाऊंगा और उनके नॉलेज में भी बोलता हूँ, और अभी फिर मैं CS साहब से बात करूँगा। यहाँ ये भी एक अहम सवाल है कि मार्च 2020 में बोर्ड के इम्तिहानात होने हैं। अगर तलबा को किताबें हुकूमत की जानिब से मुहैया नहीं कराई जाती हैं तो वो अपने इम्तिहानात कैसे देंगे? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। केरल की मुस्लिम तालिबा सफ़ा बहुत खुश है। न सिर्फ सफ़ा बल्कि उसके स्कूल के तमाम साथी और असातिज़ा भी। जी हां, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के चैलेंज को बरवक्त कबूल करना 12 साला सफ़ा के लिए हमेशा की यादगार बन गया है। पेश एक रिपोर्ट। वायनाड के सरकारी स्कूल की यह तालिबा सफ़ा सेबिन बेहद खुश है।
और सिर्फ सफा ही नहीं बल्कि इसके स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स और असاتज़ा भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। दरअसल सफा को भी शायद ये यकीन नहीं रहा होगा कि उसके कदम की इस तरह सताइश होगी। जी हाँ, खुशी की वजह है राहुल गांधी के जरिए दिए गए चैलेंज को खंदा पेशानी के साथ कबूल करना। I'm going to speak in English, but I would like someone to translate into Malayali. So is there a student who would like to translate what I'm saying? बस यही वो लम्हा था, यही वो वक्त था जब 12 साल की तालिबा सफा सेबिन ने पूरे हौसले के साथ तमाम बड़े बड़े लीडरों और राहुल गांधी को सुनने देखने आए कसीर तादाद में जमा लोगों के दरमियान इस ऑफर को कबूल किया और चली आए सीधे स्टेज पर। So thank you to Safa for helping me translate. Now I'll start with a couple of things. ഇപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്। दरअसल राहुल गांधी अपने पार्लिमानी हलके वायनाड में एक स्कूल के साइंस लैबोरेटरी के इफ्तिताह के लिए पहुंचे थे। अपने इस दौरे के दौरान राहुल गांधी ने अपने हलके का मुख्तसर दौरा किया, लोगों से मुलाकातें की और एक होटल में भी लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हमारे नुमाइंदे ने सफा से खास बातचीत की, आइए देखते हैं। കരുവാരക്കുണ്ട് സ്കൂളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആ മിടുക്കി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. സഫ, എന്ത് തോന്നുന്നു? നല്ല സന്തോഷം തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ലൈഫിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ദിവസം, ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസം. രാഹുല് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? വളരെ നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എനിക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും രാഹുലിന്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന സിമ്പിള് ഭാഷ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. രാഹുൽ സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങളെ പറ്റി, സയൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും തുറന്ന മനസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. സയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട്, പക്ഷേ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വേണം അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായും രാഹുൽ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കി അടിപൊളിയായിട്ട്. രാഹുലിനെ നേരത്തെ തന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നുള്ള നേതാവ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. രാഹുല് കാലയാവ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറെ കാണാൻ വിചാരിച്ചു, അന്ന് സാധിച്ചില്ല. ഇന്ന് രാഹുലിന്റെ പരിഭാഷകയായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റേജിലെത്തി. സന്തോഷം, വലിയ സന്തോഷം. ആണ് സഫ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. രാഹുൽ മടങ്ങിയത് സഫയ്ക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് സഫ മടങ്ങിയത്. ക്യാമറാമാൻ വിനോദ് കുമാറിനൊപ്പം അശ്വിൻ പല്ലത്ത്, ന്യൂസ് 18। 20वीं सदी में उर्दू नज़म गोई को उसकी मुमकिना बुलंदियों तक पहुंचाने वाले शबीर हसन खां जोशी मलिहा आबादी का आज 121वां यौम पैदाइश है। जोश मलिहा आबादी को उनके चाहने वालों ने उनकी हयात में ही शायर इनकलाब का लक़ब दिया था। तेरी जिंदगी पर दिल हिलता है बस एक तबस्सुम के लिए। मुंचे ने कहा कि इस चमन में बाबा ये तबस्सुम भी किसे। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। उर्दू अदब के शायर इनकलाब जोश मलिह आबादी 5 दिसंबर 1898 को रियासत अवध के तारीखी कस्बा मलिह आबाद में एक मौजूद घराने में पैदा हुए। पहला नाम शब्बीर अहमद खान था, जो बाद में शब्बीर हसन खान हो गया। परदादा फकीर अहमद गोया उर्दू के नामवर शायर थे। दादा और वालिद भी शेर कहते थे, सो ये रवायत शब्बीर हसन खान तक भी पहुंची और उन्होंने अपना तखल्लुस जोश रख लिया। उर्दू, फारसी और अरबी में इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की। आगरा के सेंट पीटर्स कॉलेज से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में भी रहे। जोश 13 साल की उम्र से शेर कहने लगे थे। इब्तिदा में अजीज लखनवी से इस्लाह ली, मगर फिर आप अपने रहनुमा हो गए। तालीम से फारिग होकर कुछ अरसा जामिया उस्मानिया हैदराबाद के दारुल तर्जुमा में काम किया, मगर उनके बेबाक रवैये को देखकर निजाम दक्कन ने रियासत बदर कर दिया, जिसकी बदौलत
निज़ाम की हुकूमत का वो वजीफा भी पाते रहे जो रियासत बदर होने पर दिया जाता था। दक्कन छोड़कर जोश दिल्ली आ गए और अपना रिसाला कलीम शुरू कर दिया। तहरीक आज़ादी में उन्होंने अपने कलम और फिक्र सुखन को जंग का हथियार बना लिया। महात्मा गांधी से अकीदत और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से दोस्ती के बावजूद उनकी ज्यादा कुर्बत पंडित जवाहर लाल नेहरू से थी, जो उनके गहरे दोस्त थे। दूसरी आलमी जंग के दौरान जब कांग्रेस अंग्रेज हुकूमत का साथ दे रही थी और हुकूमत ने हिटलर के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की थी, तब जोश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों से खिताब के उन्वान से एक मुआरके की नज्म हिटलर के साथ अंग्रेजों के मजालिम की भी मुखालफत में कही, जिसे लोगों ने लाखों की तादाद में छापकर मुल्क भर में तकसीम करा दिया। अंग्रेज हुकूमत ने बौखला कर नज्म पर पाबंदी लगा दी। उसी जमाने में जोश ने एक फिल्म मन की जीत के लिए गीत लिखे जो मकबूल हुए, मगर उनका दिल इस काम में नहीं लगा। तक़सीम वतन के बाद जोश को हुकूमत हिंद का रिसाला आजकल का मुदीर आला बनाया गया। पद्म भूषण का आला आजाज भी दिया गया, लेकिन इसके बाद जवाहर लाल नेहरू के लाख मना करने पर भी वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में भी उन्हें सरकारी सरपरस्ती मिली, मगर उनके बागियाना तेवर कम न हुए और दो कौमी नजरिए को उन्होंने कभी कबूल नहीं किया, जो क़याम पाकिस्तान की नजरियाती बुनियाद था। पाकिस्तान जाने के बाद वो अपने खतूत में खुद को जोश मरहूम तक लिखने लगे थे। जोश ने उर्दू अदब को 1 दर्जन शेरी मजमूए दिए, जिनमें रूह अदब, नक्श निगार, शोला व शबनम, फिक्र निशात, जुनून व हिकमत वगैरह शामिल हैं। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा शेर कहे, 1000 रुबाइयां लिखी। नज़मों के मुकाबले में गजलें कम कहीं, लेकिन जितनी भी कहीं उनका एक एक शेर दिल में खुब कर रह जाता है। किसको आती मसीहा, किसे आवाज दूं, बोलूं ऐ खूंखार तन्हाई, किसे आवाज दूं। जोश ने बहुत से तनकीदी और अदबी मज़ामीन तहरीर किए और यादों की बारात के उन्वान से एक ज़ख़ीम आप बीती भी लिखी, जो उर्दू की सबसे ज़्यादा छपने और पढ़ी जाने वाली अदबी खुदनविश्त है और अपने मुनफरिद नस्री उसलूब की बिना पर अलग मकाम रखती है। जोश अपने दौर में मुशायरों के सबसे मकबूल और पसंदीदा शायर थे। उनकी नज़मी मूजद मुफक्किर और हुसैन इनकलाब के मरसिए इतने मकबूल थे कि कभी किसी मजलिस में कलाम सुनाने आते तो अकीदतमंदों की भीड़ लग जाती थी। जिंदगी क्या मौत से लेता है टक्कर, आदमी काट सकता है रगे गर्दन से खंजर। 22 फरवरी 1982 को कराची में जोश मिली आबादी का इंतकाल हो गया और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हिंदुस्तान में उनका शोक मनाया गया। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हम